वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में। इससे पहले हमने मुग़ल काल में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में, उसमें हम इब्राहिम लोदी को कर चुके थे। तो इब्राहिम लोदी के समय बाबर आते हैं। बाबर को किसने बुलाया इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके थे। अब देखते हैं मुग़ल वंश। मुग़ल वंश के जो संस्थापक हैं बाबर हैं, सभी जानते हैं। उनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से 30, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहे, महज कुछ ही वर्ष, 4 वर्ष तक ये यहाँ पे रह पाए हैं। उसका कारण रहा है कि उनकी मृत्यु हो जाती है इस वजह से। तो बाबर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, कुछ ही काम करे हैं, वो हम देखते हैं। इसने पहला काम किया कि पानीपत का प्रथम युद्ध। इनके समय में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसी युद्ध से यहाँ पे नींव रखी जाती है मुग़ल वंश की। 1526 में हुआ था, ये लगातार है पूरे युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध होता है। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध, इसमें राणा सांगा। जितने भी 4 युद्ध हुए हैं उसमें पूरे बाबर ने ही जीते हैं। तो इसको याद रखने का साधारण सी बात है कि 4 युद्ध उससे जीतने वाले बाबर। तो पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ होता है 1526 में, और 27 में होता है राणा सांगा के साथ, जिसमें राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। जैसे युद्ध जीतते हैं गाजी की उपाधि धारण कर लेते हैं। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। उसमें मेदिनी राय इनके विरुद्ध होते हैं, इसमें ये हार जाती हैं और बाबर जीतते हैं। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, जिसमें फिर से जीत जाते हैं बाबर। ये हुआ था बिहार बंगाल की संयुक्त सेनाओं के मध्य में होता है, तो इसमें जीत जाते हैं। उसके बाद 1530 में अचानक आगरा में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में इनका जो शव है वहीं पे दफना दिया जाता है, आगरा में ही आराम बाग में। लेकिन बाद में इनकी इच्छा थी, जीते जी इन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ ना रखा जाए, मुझे काबुल ले जाया जाए। तो उसके बाद वो काबुल में उनको ले जाया जाता है और वहीं पे दफनाया जाता है, और उनका मकबरा भी काबुल में बनाया जाता है। इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। पुराने समय में तोप के प्रयोग नहीं होते थे, हाथों से तलवारों से लड़ाई की जाती थी, लेकिन इन्होंने तोप का प्रयोग किया। और इनके जो घुड़सवार थे बहुत ही निपुण थे युद्ध विद्या में, इसलिए ये जीतते हैं। इन्होंने पहली बार तुलगामा युद्ध जो नीति है, इसमें होता यह था कि पहले के समय पे राजा आमने सामने लड़ते थे, आमने सामने, एक सेना ये है और एक सेना ये है। लेकिन बाबर ने इसकी लड़ाई में क्या है, इस युद्ध नीति को अपनाता है, तुलगामा युद्ध नीति। ये जो नीति है, इसमें होता यह है कि अलग अलग जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उसको 4 भागों में विभाजित कर दी जाएगी। एक सेना सामने से रहेगी और एक पीछे, जो उनका किला होता है उसे पीछे से घेरने का काम करेगी, और एक दो सभी चारों दिशाओं से इनको घेर लिया जाएगा। अब इस सामने से, और इस सेना को पता भी नहीं होता, जैसे इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ उस समय तो उसको पता भी नहीं था कि हम लोगों को पहले से ही घेरा जा चुका है। तो वो सामने से जब युद्ध करने आते थे, सामने से युद्ध होता था, उसके बाद अचानक से इतनी सारी सेना आ जाती थी कि जो भी अपोजिट में रहता था उसको पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे युद्ध कैसे चल रहा है, और वो हार जाता था। तो इस प्रकार से उस युद्ध नीति को लाते। तुलगामा युद्ध नीति में पूरे बहुत सारे घुड़सवार होते थे, यही पूरे सैनिक उसमें होते थे। बाबर ने चगताई तुर्की भाषा, इसमें अपनी जो एक रचना है तुजुक ए बाबरी, इसमें आत्मकथा लिखते हैं। तुजुक ए बाबरी नाम था। इसी का फारसी अनुवाद बाद में बाबरनामा के रूप में होता है, जिसे बाबरनामा फारसी अनुवाद है, उसको करने वाला है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना इन्होंने इसका अनुवाद किया फारसी में। तो ये प्रश्न पूछता है कि अकबर जो बाबर हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखी है। तो आपको याद रखना है तुर्की भाषा में लिखी थी तुजुक ए बाबरी, लेकिन उसका फारसी में जो अनुवाद है वो बाद में किया जाता है, और अनुवाद भी फारसी में, अरबी में नहीं। ऑप्शन में अरबी भी रहता है कि इसमें अनुवाद किया गया। उसके बाद आते हैं जो इनका उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं। इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो बेटा रहता है उनका नाम रहता है हुमायूं। हुमायूं बाबर के वैसे तो 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों में एक है हुमायूं, एक कामरान, फिर असगरी और हिंदाल। बाबर ने मरने से पहले ही अपना सारी चीज़ें बता रखी थी कि कौन सा शासन कौन लेगा। तो जो बाबर ने उन्हें बताया था हुमायूं को, उसके आधार पर उन्हें पूरा विभाजित कर दिया अपने पूरे शासन को, जिसमें से काबुल का शासन बनता है कामरान, संभाल का शासन जो है असगरी, और अलवर राजस्थान और कुछ हिस्से गुजरात के हिंदाल के पास जाते हैं। ये चारों क्षेत्र उन्होंने अपने अपने हिस्सों में बांट दिया और भारत में रह गए हुमायूं।
तो इस प्रकार से ये बंटवारा कर देते हैं अपने चारों भाइयों के मध्य। अब हम हुमायूं के बारे में देखते हैं। वैसे तो इनका 2 काल है, इनका 2 कालों में आते हैं। एक तो 1530 से 40 10 वर्षों का इधर काल होता है, और 1555 से 56 कम समय के लिए होता है। 1555 से 56 के बाद उसके बाद फिर शासक बदल जाते हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखेंगे कि ये 2 शासन क्यों। वास्तव में ये भी अपने जैसे बाबर इनके युद्ध विद्या में काफ़ी निपुण थे। वो भले ही भारत के बाहर कई बार युद्ध हारे भी हों ना भी हारे हों, लेकिन भारत में उन्होंने जो भी युद्ध लड़ा वो जीता है, और 4 ही युद्ध लड़े हैं, चारों जीते हैं। तो उसी तरह ये भी अपने युद्ध विद्या के सहारे भारत के अनेक क्षेत्रों को जीतना चाहते थे, विस्तार चाहते थे, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन साम्राज्य के विस्तार के मध्य में आ जाते हैं शेरशाह सूरी, और इनके जो विस्तार की नीति है वो खराब हो जाती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपनी विस्तार नीति को चलाते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार हुआ करता था, वहाँ पे सूबेदार था। उसके बाद ये शासन पे आ जाते हैं उनके पिता की मृत्यु के बाद। अब हम देखते हैं आगे हुमायूं के शासनकाल का जो पहला काल रहा है, शेरशाह सूरी के पहले और शेरशाह सूरी के बाद, ये 2 काल रहेंगे। तो जो पहला काल है उसमें उन्होंने कुछ काम किए, वो थे कालिंजर का अभियान किया। 1532 में दोहरिया का युद्ध, अफगानों को परास्त करते हैं इसमें, और 1532 में चुनारगढ़ का घेरा, बिहार वहाँ पे रहते हैं शेरशाह सूरी के विरुद्ध। ये जो 1532 में चुनारगढ़ का जो घेरा है, बिहार का जो क्षेत्र है, ये बिहार को भी अपना विस्तार में चाहते थे, साम्राज्य को विस्तार बढ़ाए बिहार तक। तो जो बिहार का यहाँ का जो शासक रहता है वो शेरशाह सूरी रहता है, उनके साथ इनका युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को बिना पराजित किए छोड़ दिया, बिना पराजित किए वहाँ पे शेरशाह को छोड़ते हैं। और फिर आगे देखते हैं, हुमायूं ने 1533 में दीने पनाह नामक नगर की स्थापना, ये क्षेत्र अपने क्षेत्र में, बिहार वाला क्षेत्र नहीं है, ये दीने पनाह नामक एक नगर की स्थापना करते हैं। हुमायूं के साथ 2 चित्रकार भी थे, अब्दुल समद और सैयद अली। ये आगे भी रहेंगे, अभी देखेंगे अकबर का जो शासन आएगा तब उसमें भी ये रहते हैं, अब्दुल समद और सैयद अली। (1539) अब यहाँ से शुरू होती है हुमायूं की असली कहानी। इसमें होता है चौसा का युद्ध, और इसके जो लड़ने वाले हैं विरुद्ध हैं वो हैं शेरशाह सूरी, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाते हैं। हुमायूं की पराजय हो जाने के बाद जो शासन इनका था, कुछ शासन का जो क्षेत्र है वो भी ये ले लेते हैं शेरशाह सूरी। उसके बाद हुमायूं यहीं पे नहीं रुकते हैं, ये एक बार और प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है अगली बार मैं युद्ध करके अपना जो क्षेत्र है वो भी पालूंगा और वो भी क्षेत्र पालूंगा। इसलिए 1540 में फिर से युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध कन्नौज वहाँ होता है, और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया पूरी तरह से। हुमायूं अंतिम रूप से पराजित होने के बाद क्या करते हैं, भारत छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ अमरकोट के शासक बीरसाल के यहाँ शरण ले लेते हैं। अमरकोट के शासक रहते हैं वहाँ पे, बीरसाल हैं, उनके यहाँ शरण ले लेते हैं। वहाँ से अब यहाँ का पूरा साम्राज्य तो चला गया शेरशाह सूरी के हाथ में, तो ये यहाँ से चले जाते हैं। निर्वासन के समय हुमायूं ने जो हिंदाल को आध्यात्मिक, जो हिंदाल उनका भाई है, उनके एक गुरु रहते हैं, आध्यात्मिक गुरु रहते हैं मीर अली अकबर जामी, ये उनके भाई के गुरु हैं। तो उनकी ही पुत्री रहती है हमीदा बेगम, उनसे ही इनका निगाह हो जाता है और उनका ही पुत्र जन्म लेता है अकबर। तो हमीदा बानो बेगम इनका नाम पूछता है अक्सर, तो अकबर की माता रहती हैं। शेरशाह सूरी जो जीत गए थे तथा उसके भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करते हैं। शेरशाह सूरी जब ये युद्ध को पूरा जीत जाते हैं तो फिर अफगान का जो शासन है वो स्थापित करते हैं। शेरशाह सूरी एक अफगानी शासक थे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के मध्य इनका जो मुगल साम्राज्य में जब आ जाते हैं तो वो देखते हैं क्या करते हैं। 1540 से 45 के मध्य इनका रहता है शासन, और इनका मूल नाम था फरीद खां। फरीद खां, ये इनको शेरशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शेर को बचपन में एक ही बार में मार देते हैं, तो इस वजह से इनको शेर खां की उपाधि मिली थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, फरीद खां के नाम से ही जाने जाते थे। जब ये युद्ध जीत जाते हैं उसके बाद ये अपना नाम लगाते हैं शेरशाह सूरी। इसने 4 सड़कों का निर्माण कराया, इनके मुख्य निर्माण कार्य थे, जिसे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड आपने नाम सुना होगा, सोनारगांव कोलकाता से लाहौर तक आज भी ये सड़क है, जिसमें नेशनल हाईवे 1 और 2 के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा से मांडू के मध्य बनाते हैं, आगरा से जोधपुर के मध्य, लाहौर और मुल्तान के मध्य सड़क बनाते हैं। सासाराम बिहार में एक झील के अंदर चबूतरे में खुद का पहले से ये मकबरा बनवा लेते हैं।
एक बिल्डिंग जो है उसका निर्माण कराते हैं, बाद में वही उनका मकबरा हो जाता है। तो इसका मकबरा याद रखना है आपका, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। पुराना किला, पुराना किला दिल्ली में ही पुराना किला जहाँ पे हुमायूं ने महल बनाया था, उस महल को तुड़वा के यहाँ पे पुराना किला का निर्माण करते हैं शेर शाह सूरी। उसके बाद किला एक कोहना दिल्ली में बनाते हैं। इसने पहली बार चांदी के सिक्के रुपया चलाने वाला पहला शासक मुगल के समय जो पूछता है तो इनका ही नाम आता है। पहला शासक जिसने रुपया चलाया था शेर शाह सूरी थे। तांबे का दाम चलाया, तांबे का दाम रुपए में चलाते हैं, मुद्रा में। भूमि को नापने के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी इसको चलाया। लगान उपज का 1/3 हुआ करता था, जो भी उपज होती थी उसका 1/3 ये लगान में लेंगे। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र, जिसे पटना अभी वर्तमान में कहते हैं, तो जो पटना नाम है इन्होंने ही उसे स्थापित किया था। पाटलिपुत्र से नाम परिवर्तन कर पटना किया था 1541 में। शेर शाह सूरी के पहले मैंने बाबर के बारे में बताया और हुमायूं के बारे में बताया। तो बाबर की एक विशेषता थी, उन्होंने जो 4 भाग पद्धति अपनाई थी। तो 4 भाग पद्धति एग्जाम में पूछता है, वो मैं बता देता हूँ। बाबर के समय में ही 4 भाग पद्धति आई थी। 4 भाग ये होता था कि जो जहाँ भी आप जाएंगे मुगल काल के जो भी निर्माण होंगे वो कुछ इस पद्धति से बने हुए हैं, 4 भागों में विभाजित है, जिसमें से नहरें हुआ करती है बीच में कहीं, और यहाँ पे पूरे बाग हुआ करते हैं। जैसे ताजमहल जाएंगे तो वहाँ भी आपको कुछ इसी पद्धति में मिलेंगे, जितने भी उनके उद्यान वगैरह हैं, गार्डन, सारे 4 भाग पद्धति से निर्माण। तो ये बाबर ने ही शुरू किया था और इसे अंत तक मुगल साम्राज्य बढ़ाता चलता है। विजय अभियान देखेंगे, रायसेन अभियान 1543 में पूरनमल के विरुद्ध। इन्होंने पूरनमल को जब ये हरा देते हैं, जब इनका युद्ध होता है तो पूरनमल को हरा देते हैं, और जब हार जाता है पूरनमल तो पूरनमल को ये कहते हैं कि आप समर्पण कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, आपको नहीं मारा जाएगा करके। तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो जैसे ही आत्मसमर्पण करने के लिए पास में आते हैं तो ये उन्हें मार देते हैं तलवार से। तो इसीलिए ये जो रायसेन जो अभियान है इनके लिए कलंक जैसा है कि उन्होंने धोखे से उसे मार दिया, उस राजा को। मारवाड़ का आक्रमण करते हैं 1544 में, जैता और कुंपा साहनी के विरुद्ध। ये दोनों भाई हुआ करते थे, इन दोनों के विरुद्ध ये लड़ाई करते हैं। इसी की याद में जब ये बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई करते हैं तो इसी लड़ाई के याद में ही फिर ये बनाते हैं दिल्ली में वीर स्तंभ, इन्हीं के नाम पे। जैसे जैता और कुंपा दोनों भाई को हराने के बाद वो दिल्ली में वीर स्तंभ का निर्माण करते हैं। कलिंजर को घेरा 1545 में। रीवा के शासक थे वीर सिंह, उनको शरण दिया था इन्होंने, कलिंजर के शासक ने। तो जब उनको शरण दे देते हैं तो उनके विरुद्ध ये क्या करते हैं, वहाँ पे लड़ने जाते हैं। तो जब ये लड़ने जाते हैं तो उनके महल को पूरे उन्होंने बंद रखा था, तो उस महल को पूरी तरह से घेर लेते हैं, और महल को घेरने के बाद वहाँ पे बारूदों से आक्रमण किया जाता है। तो जब वो बारूदों से आक्रमण कर रहे होते हैं तो गलती से एक बारूद का जो गोला है वो इनके ही पास आता है टकरा करके, तो इस वजह से क्या होता है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। कलिंजर के विरोध में ही जब ये विद्रोह को दमन करने रहे थे तो उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जैसे मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं को पता चल जाता है कि शेर शाह सूरी तो अब नहीं रहे, जिन्होंने हमें भगा दिया था, तो चलिए अब शासन वापस ले लिया जाए, अब वो नहीं रहे। तो इसके बाद भी अनेक शासन आते हैं इनके, जो उनके पुत्र हुआ करते हैं और सेनापति वगैरह भी शासन करते हैं। और 1555 में वापस से हुमायूं आ जाते हैं दिल्ली अपने शासन को लेने। तो जब दिल्ली को शासन में ले रहे थे, जैसी हुमायूं की इनकी मृत्यु होती है शेर शाह की, तो जैसी मृत्यु होती है 1545 में, उसी समय ये क्या करते हैं, कंधार और काबुल को अपने अधिकार में ले लेते हैं हुमायूं। उसके बाद ये इंतजार करते रहते हैं कि अब कब मैं सही समय देख करके आक्रमण करके अपने पूरे शासन को वापस पा लूँगा। तो शेर शाह के इस जो पुत्र हैं इस्लाम शाह, उनकी मृत्यु जब हो जाती है, शेर शाह भी चले गए, उनके पुत्र भी चले गए, तब ये आते हैं वापस से अपने शासन को प्राप्त करने के लिए। तो उनको प्राप्त करने के लिए कुछ युद्ध करना पड़ता है। वो एक मछीवार का युद्ध होता है और सरहिंद का युद्ध होता है। तो जब सरहिंद का युद्ध हो जाता है, ये दोनों 1555 में ही युद्ध होते हैं, तो सरहिंद के युद्ध में इन्हें अपना वापस से साम्राज्य मिलता है। इनकी मृत्यु 1556 में दीन पनाह, एक जो महल बनाया था, उनकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है, फिसल जाते हैं, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय अकबर कालानौर पाकिस्तान में हुआ करते हैं, और बैरम खान ने इसी स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक कराया था। कालानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक होता है। जब पता चलता है कि उनके जो पिता है उनका देहांत हो गया है, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे
राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। 1556 में आते हैं अकबर, 1556 से 1605 तक देखते हैं अकबर का शासन। 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म होता है। अमरकोट के शासक वीरसाल के महल में, अमरकोट के, ये प्रश्न पूछता है आपसे कहाँ पे इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम है हमीदा बानो बेगम, हमने देखा तभी। पिता हैं हुमायूं, इनके संरक्षक रहे हैं बैरम खां। बैरम खां इनके बचपन से ही संरक्षक रहे। इनकी जो पिताजी हैं हुमायूं, उनकी मृत्यु होती है उस समय बहुत ही कम उम्र के होते हैं, 13 वर्ष की आयु रहती है उस समय, तो इसीलिए इनके संरक्षण के कार्य में एक व्यक्ति लगा रहता है जो है बैरम खां। तो इनके ही संरक्षण में ये शासन को शुरुआत करते हैं और अपने कार्यभार को संभालते हैं। इनके शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के ही शासन में बहुत सारे जो हिंदी साहित्य हैं उनके कार्य हुए थे। 1556 में 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी के नाम से ये शासन पर बैठते हैं। साम्राज्य की गद्दी उन्होंने संभालना शुरू किया और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अकबर जो रहते हैं उनके साथ जो संरक्षक है, जितने भी जब तक ये बैरम खां की जो हत्या नहीं हो जाती तब तक बैरम खां इनके हर युद्ध में इनके साथ रहते हैं, इनका संरक्षण करना इनका काम था। तो अकबर और बैरम खां, इससे पहले भी जितने युद्ध हुए अकबर ने वो सारे बैरम खां के सहयोग से ही किए। तो बैरम खां इनके साथ रहेंगे। उनके विरुद्ध में कौन रहता है? अफगान शासक रहता है हेमू। हेमू के साथ इनका युद्ध होता है। 1556 से 60 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 60 तक शासन किया। क्यों किया? 60 तक शासन इसलिए करते हैं क्योंकि 60 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? 1560 में अकबर ने बैरम खां को मक्का मदीना के तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में अफगान शासक ने उस बैरम खां है उनकी हत्या कर दी। तो जब इनकी हत्या हो जाती है तो फिर अकबर क्या करते हैं, दोबारा शासन मतलब अपने तरीके से चलाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक संरक्षण में कार्य कर रहे थे। तो 1562 में अकबर स्वतंत्र शासक बनते हैं और वहाँ पे शासन करने लगते हैं। इन्होंने उसी समय दास प्रथा चल रही थी उसे समाप्त करते हैं। 1563 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है 1563 में तीर्थकर, जो पहले तीर्थकर जो टैक्स लगता था तीर्थ स्थल जाने के लिए, उसे समाप्त कर देते हैं। उसके बाद धार्मिक कर में अन्य जजिया कर 64 में उसे समाप्त कर देते हैं। ये दोनों करों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है। 63 और 64 लगातार सन है। 63 में उन्होंने तीर्थकर को हटाया और 64 में क्या करते हैं, जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर जो लगाने जाने वाला कर था उसे हटा देते हैं। उसी समय 1564 में कई समय गोंडवाना पर आक्रमण करते हैं, जहाँ की शासक दुर्गावती हुआ करती है। 1569 में जहांगीर का जन्म होता है और 71 में गुजरात पर आक्रमण, सभी जितने विजय थे उसमें गुजरात का आक्रमण, जो गुजरात विजय अभियान है, बहुत ज़्यादा फेमस होता है। 1571-72 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, इस गुजरात विजय के कारण ही ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं। इसी विजय के अभियान के बाद वहाँ पे राजधानी परिवर्तन भी होता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध, आप सभी को पता होगा ये। 1578 में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में करते हैं। इबादत खाना वो पूजा स्थल है, प्रार्थना स्थल है, यहाँ पे पूजा की जाती है, ऐसा मान के चलिए। 1596 में अहमदनगर का विजय अभियान होता है। 1601 में असीरगढ़ का किला आक्रमण होता है। मध्य प्रदेश में अकबर का ये अंतिम आक्रमण होता है। तो ये प्रश्न पूछता है अकबर का अंतिम आक्रमण क्या होता है, तो आपको याद रखना है असीरगढ़ का युद्ध जो होता है वो आखिरी रहता है। असीरगढ़ दक्षिण भारत के क्षेत्र में पड़ता है और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत के हर एक क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार कर लें, इसलिए वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता उनका। 1601 में उसी समय ये क्या होता है, पेट की बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के शव को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। ये हैदराबाद सिकंदराबाद वाला सिकंदरा नहीं है, ये आगरा के निकट सिकंदरा है, वहाँ की बात है। वहाँ पे इनका मकबरा बनाया गया है। इसी के शासनकाल में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में होती है, इन्हीं के शासनकाल में। ये प्रश्न पूछता है। अकबर ने गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर ने मृत्यु के बाद साम्राज्य में 15 प्रांत जैसी अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो साम्राज्य है वो 15 प्रांतों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से उत्तर में 12 और दक्षिण में 3 प्रांत। अकबर ने इतने सारे प्रांत जो जीत रखे हैं वो सारे विभाजित हो जाते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अक्सर इनमें से प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन 9 रत्न नहीं था, तो उसके लिए आप याद रखें। राजा बीरबल थे, इनका नाम महेश दास था। तो ये बहुत ही विद्वान हुआ करते थे। महेश दास
उसलिए फिर बाद में ये अकबर इनको अपने शासनकाल में लेके आते हैं और इन्हें उपाधि दी जाती है। उपाधि है राजा व कविराज की, दोनों उपाधि दी जाती है। राजा बीरबल को, मानसिंह है भगवान दास का लड़का, जहांगीर का साला। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो गुजरात विजय के समय जो 1571 में गुजरात अभियान का जो विजय होता है उसी समय इन्हें खाने खाना की उपाधि दी जाती है। अब्दुल फजल ये बहुत सारी जो कविताएं हैं, जो लेख है अकबर से संबंधित वो सारे कुछ इन्होंने लिखे हैं। तानसेन, इनका नाम रामतनु पांडे था, जो पहले ग्वालियर के शासन में हुआ करते थे, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। हाकिम उकाम अकबर का रसोइया था। मुल्ला दो प्याजा ईरानी विद्वान थे ये भी। और टोडरमल बहुत विशेष व्यक्ति, पूरे राजस्व व्यवस्था को संभालने वाले ये व्यक्ति थे। और इन्होंने इतने सारे जो जितने भी ये जो कर हटाने वाले काम है, राजस्व व्यवस्था, पूरे साम्राज्य को संभालने का काम वो पूरा टोडरमल ही देखते थे। पूरा राजस्व वित्तीय व्यवस्था पूरी टोडरमल के अधीन थी। तो राजस्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त मंत्री, और जहाँ पैसे की बात आती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फैजी क्या है? अब्दुल फजल का बड़ा भाई। तो ये इतने सारे लोग रहते हैं, 9 लोग हैं पूरे जो अकबर के शासनकाल में रहते हैं, 9 रत्नों की उपाधि लिए हुए। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, सैन्य प्रबंध प्रणाली। अकबर ने मनसबदारी रखा हुआ था। और मनसबदार होता क्या है? मनसबदार प्रणाली ये होती है कि कौन कितने मनसब, मतलब ये है कि घोड़े वाली बात है कि कोई 500 घोड़े रखा हुआ है तो 500 घोड़ों का मनसबदार है, कोई 5000 रखा हुआ है तो 5000 हैं। तो इस प्रकार से घोड़े, जितने व्यक्ति जितने घोड़े, ये क्या है? पद है। मनसबदार एक पद है। अगर वो 5000 ही है, 5000 ही मनसबदार है, मतलब वो 5000 ही है, मतलब उसे 5000 घोड़े रखने हैं। और 5000 घोड़े रखेगा तभी तो किसके पास कितने घोड़े हैं उसके आधार पर ये पद निर्धारित होता था। तो यही है मनसबदारी प्रणाली। कोई 5000 घोड़े रखा है, कोई 500 घोड़े रखा है, कोई 50 घोड़े रखा है, तो वो पद था। जिसके पास जितने ज़्यादा घोड़े वो उतना सीनियर होता है। तो जैसे आज के समय पे जो कंधों पर स्टार लगाते हैं हम, उस समय ये घोड़े रखा करते थे। तो यही थी मनसबदारी प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, जिसके पास जितने ज़्यादा घोड़े। तो ये सभी जितने भी घोड़े होते थे उनको संभालने का काम भी उन मनसबदारों का ही होता था। ये व्यवस्था चंगेज़ खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित है। इन्हें मनसब का जो आशय है वो पद से है, मैंने अभी बताया। इसके प्रणेता टोडरमल हैं। ये जो पूरी व्यवस्था है पूरे टोडरमल ही देख रहे थे। सैन्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इसमें 2 अन्य उपाधि जात और सवार भी थे। इसमें जात और सवार, अब जितने भी मनसबदार हैं जिन्हें 5000 घोड़े रखे हैं, तो जिन्होंने घोड़े रखे हैं और एक एक व्यक्ति जो सैनिक है, जो घोड़े पर बैठता है वो सवार होता है, वो सवार हुआ करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने उपाधियां भी दी थी। अकबर की आर्थिक प्रणाली, एक 10शाला व्यवस्था, जो 10शाला व्यवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इनको भी लाने का काम पूरा उन्हीं का टोडरमल का रहता है। तो टोडरमल ने 10शाला व्यवस्था रखा था। और 10शाला व्यवस्था के अधीन कुछ ये सारी व्यवस्था आती है, जिसमें जब्ती प्रणाली, जब्ती मतलब ये जब्त करने वाली प्रणाली नहीं है कि किसी को जब्त कर लिया, ये वो प्रणाली नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जो कर होता है वो किसानों से जो लेते हैं उस करों पर आधारित है जब्ती प्रणाली। बटाई प्रणाली, किसान और शासकों के मध्य जितने भी उपज होती थी उसे बांटने की प्रणाली। दानबंदी, अगर शासन उसे दान दे देता था। और नस्क, ये भी एक प्रकार की प्रणाली हुआ करती है। तो ये 4 प्रकार की प्रणाली होती है। 10 साल व्यवस्था में जो होता है, 10 साल व्यवस्था किस प्रकार की होती है? 10 साल व्यवस्था कि 10 साल में, अब कोई खेत है, किसी किसान के पास कोई खेत है, कि इसमें क्या होता है कि 10 साल तक, अब 10 साल की व्यवस्था कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, 1 साल और पिछले वर्ष या इस वर्ष कितना उपज हुआ है, मान लेते हैं कि इसमें ये चावल उगा रहा है, कितनी फसल ले रहा है, 2 फसल ले रहा है कि 1 फसल ही ले रहा है, किसानों के ऊपर है कि एक खेत है, उस खेत में चावल उगा रहा है कि जो गेहूं है वो उगा रहा है या किसी अन्य प्रकार के अनाज उगा रहा है। तो जो भी अनाज उगाता था उसका जो भी जितने अनाज का उत्पादन होता था, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा खेत को बो दे तो पूरे खेत में अनाज उत्पन्न हो जाए, उसे मिल जाए। हो सकता है कि अकाल पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जितना भी यहाँ से अनाज होता था, 10 टन या 10 टन ज़्यादा हो रहा है, ऐसे 10 क्विंटल हो रहा है, मान लीजिए, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि एक 10 होता है, किसी वर्ष 8 होता है, किसी वर्ष 9 होता है। तो इस सभी का क्या करते हैं, एक निश्चित एक औसत निकाल लिया जाता है और पूरे औसत को क्या करते हैं, वो एक निश्चित कर देते हैं। मान लेते हैं किसी दिन 8 हुआ, कभी 10 होता है, कभी 9 होता है, तो इसका औसत हम 8 ले लेते हैं, मान के चलते हैं।
तो मान के चलते हैं कि 8 ले लिया, तो ये क्या करेंगे, 8 आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका 8 से कम हो या ज़्यादा हो या ना हो। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं, साधारण सी बात है। कभी 8 से कम भी हो गया तो भी उनको 8 ही देना है, और ज़्यादा हो गया तो भी उनको 8 ही देना है। इस प्रकार से क्या करते थे, प्रणाली थी जिसे दशशाला व्यवस्था कहते थे। उसके बाद अकबर की राजपूत की जो नीति है, ये शासन को, अपने जो भी साम्राज्य को जीत लिए उस शासन को कैसे चलाएंगे, कि उस जो शासन, उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा कैसे देखेंगे। तो वो क्या करते थे, जहाँ पे जाते थे वहाँ पे विवाह कर लेते थे। तो जहाँ पे विवाह कर लेंगे तो ससुर दामाद के पास आएगा नहीं मारने के लिए, ऐसी वाली बात हो जाती थी। कहीं पे युद्ध करके पूरी तरह से पूरा उनका विध्वंस कर दिया तो वो भी दोबारा नहीं आएंगे, या उनके साथ मित्रता कर ली। इस प्रकार की नीतियों के साथ ये क्या करते थे, शासन व्यवस्था करते थे। कहीं विवाह किया, कहीं युद्ध किया और कहीं मित्रता कर ली। अकबर के विजय अभियान को देखते हैं। गोंडवाना विजय होता है 1564 में। अकबर के विरुद्ध जो रहते हैं वो हैं चंदेल रानी दुर्गावती, ये होता है। इसमें अकबर जीतते हैं। अकबर का मुगल साम्राज्य में जो गोंडवाना है वो क्या करते हैं, उसको अकबर मुगल साम्राज्य में उसका विलय कर लेते हैं। फिर मेवाड़ का आक्रमण होता है। मेवाड़ के आक्रमण में राणा उदय सिंह रहते हैं, जिसमें उदय सिंह पराजित होते हैं, और लेकिन गिरफ्तार नहीं होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। मेवाड़ मुगल साम्राज्य में विलय इसमें नहीं हो पाता, ये क्योंकि ये वहाँ से निकल गए तो फिर विरोध तो करेंगे, तो इस प्रकार से कुछ युद्ध होती है। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के मध्य होता है। अकबर के सेनापति मानसिंह व आशफ खां, इन लोग सेनापति उस समय रहते हैं और ये उसके विरुद्ध में लड़ाई कर रहे होते हैं। महाराणा प्रताप पराजित होते हैं, परंतु यहाँ भी गिरफ्तार नहीं होते, और इनकी कहानी आप सभी ने जाना होगा। गुजरात अभियान होता है 1571 में, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें मुजफ्फर खान जो तृतीय रहते हैं उनके विरुद्ध होता है। मिर्ज़ा अजीज़ कोका गुजरात का शासक नियुक्त हुआ। उस समय गुजरात का जो शासक होता है फिर वो नियुक्त होता है, परंतु मिर्ज़ा अजीज़ कोका द्वारा विद्रोह कर देने पर पुनः अकबर ने गुजरात पर आक्रमण कर लिया। क्या होता है कि इसको जीत करके इसे दे देते हैं, तो ये क्या करता है, ये भी विरोध कर देता है, तो इसको दोबारा यहाँ पे आक्रमण करके पूरी तरह से जीत लिया जाता है और विलय करते हैं। अकबर का यह अभियान विश्व का सबसे तीव्रतम अभियान था, क्योंकि पुनः गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी को रखते हैं। वहीं पे शेख सलीम चिश्ती जिनको ये गुरु मानते थे, उनकी पूजा करते थे, तो जो गुरु हैं उनको ही फतेहपुर सीकरी के जो याद में फतेहपुर सीकरी शहर को बसाते हैं और बुलंद दरवाज़ा का वहीं पे निर्माण करते हैं। जो गुजरात विजय होता है उसी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। यहीं पे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, और इन्होंने इन्हीं सलीम के नाम से अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा था, आपने नाम सुना होगा। अकबर का गांधार और काबुल का अभियान 1581 में होता है। अकबर इस क्षेत्र को अपने पूर्वजों का क्षेत्र होने के कारण इसे जीतना चाह रहे थे, इस वजह से ये युद्ध करते हैं कि जितने भी पूर्वज इनके आए हैं, अकबर जो बाबर हुए हैं, हुमायूं हैं, तो ये इनका अपना क्षेत्र था, तो इसे पाना चाहते हैं, इसलिए युद्ध करते हैं। अकबर का दक्षिण अभियान होता है 96 में। इसमें जो अकबर ने खानादेश व अहमदनगर के जो अकबर ने क्या करते हैं, इन क्षेत्रों को भी जीत जाते हैं। खानादेश और अहमदनगर को भी ये जीत जाते हैं। यहाँ की शासिका या बीजापुर के शासक जो रहते हैं, शासक की जो विधवा है चांदा बीबी, वो थी, लेकिन ये क्या करते हैं, जब अहमदनगर को जब ये अकबर जीत लेते हैं तो ये जौहर कर लेती है। जौहर मतलब आत्महत्या होता है, आत्महत्या कर लेती है। असीरगढ़ का युद्ध होता है 1601 में। यह अकबर का अंतिम विजय था। अभियान जो पूरा अंतिम रहता है, चूँकि असीरगढ़ क्या दक्षिण का प्रवेश कहलाता है, इसलिए अकबर इसे जीतना चाह रहे थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाता। उनको पेट की बीमारी हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अन्य कार्य देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुसमद, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी जो संत रहते हैं जो शेख सलीम चिश्ती, उनको ये मानते भी थे और उनकी दरगाह भी उन्होंने बनाई थी। इनके अकबर ने क्या किया था, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। जितने भी जो ग्रंथ वगैरह हैं इन सब का अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग बनाए थे। मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो क्या होती है, फारसी। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, फारसी थी, लेकिन फारसी थी कि अरबी थी। अरबी और फारसी में कन्फ्यूज़न होता है, याद रखना। ये आए तुर्क से थे, लेकिन होता क्या है,
इनकी जो भाषा है वो फारसी होती है। अकबर में सिरी कलम की उपाधि अब्दुस्मत को तथा जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। ये दोनों प्रश्न पूछते हैं और दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो उसे आप इसे ध्यान रखें। अकबर एक अनपढ़ शासक था। अभी कह सकते हैं कि पुराने समय में कहाँ कॉलेज करने जाएंगे ये। उसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद हम कल इसके आगे की बात लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।